तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक और एपिसोड के साथ। और पिछले एपिसोड में जो कमेंट मिले हैं उसके हिसाब से मैंने ये वाला एपिसोड रेडी किया है। कहानी का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? आपने मुझे कमेंट में कुछ ज़्यादा इतना रिस्पांस नहीं दिया यार। कहानी के हिसाब से ही मैं चल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है आस्तिक और अरुणिमा की कहानी का ये नया प्लॉट, ताकि उसके हिसाब से ही मैं कहानी को और लॉन्ग कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग कहानी सुनिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कमेंट में। यार प्लीज़, मैं हर बार ही कहती हूँ और हर वीडियो में कहती हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कहानी का सारा फ्लो ख़राब हो जाता है। मतलब मेरे लिखने का फिर अंदर से वो इच्छा ही नहीं होती कि यार शायद मेरे इसमें रीडर्स ही नहीं हैं या लिसनर्स ही नहीं हैं जो मेरी कहानी को सुनना चाहते हैं। प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, तभी जाकर मुझे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे भी पसंद आएगा। पहले भी आप एक काम कीजिए, पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ लास्ट। शारदा जी जब कमरे में आती है और अरुणिमा को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरुणिमा नीले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शारदा जी आगे आता है और अरुणिमा को बुरी नज़र से बचने के लिए उसके कान के पीछे एक काजल का टीका लगाते हुए कहती है, मेरी आरू कितनी प्यारी लग रही है, तुझे किसी की भी नज़र ना लगे। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपना चेहरा हाँ में हिलती है। अपनी माँ की खुशी के लिए अरुणिमा अपनी जान भी दे सकती थी। फिर ये तो सिर्फ एक शादी थी। उसे अच्छी तरह से पता है कि यह एक अरेंज मैरिज है, क्योंकि न तो वह आस्तिक को अच्छी तरह से जानती है और न ही आस्तिक उसे। फिर क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में बहुत से अरेंज मैरिज होती है और वह सक्सेस भी रहती हैं, लेकिन यह अरेंज मैरिज बाकी अरेंज मैरिज की तरह नहीं थी। अरुणिमा और आस्तिक की पहली मुलाकात जिस तरीके से हुई थी, उसके बाद आस्तिक उससे शादी करना चाहता है, ये सुनकर अरुणिमा चौंक जाती है। उसके मन में यह सवाल अभी भी घूम रहा था कि आस्तिक उससे शादी क्यों करना चाहता है। वह यहाँ का राजा है, उसके लिए तो कोई भी राजकुमारी बाहें खोलकर खड़ी होगी, तो फिर आस्तिक उसके जैसी मामूली सी लड़की से क्यों शादी करना चाहेगा। अरुणिमा अपनी ही सोच में गम थी कि तभी शारदा जी ने कहा, देखो अरु, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सामने से तुमसे शादी करने की इच्छा जाहिर की है, तो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं, वरना राजा साहब और हमारा क्या ही मेल है। अच्छा ठीक है ज्योति, तुम अरु को अच्छी तरह से तैयार करो, मैं बाहर जाकर सारी तैयारियां देखती हूँ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। शारदा जी बाहर चली जाती है और उनके साथ मिश्री भी बाहर चली जाती है। ज्योति अरुणिमा की साड़ी की प्लेट सही करते हुए कहती है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आंटी जो कर रही होंगी उन्हें पता होगा, वह तेरे लिए कुछ गलत फैसला थोड़ी ही ना लेगी, और राजा साहब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी अरुणिमा को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है और इसी के साथ अरुणिमा के दिल की धड़कन 100 के पार चली जाती है। उसको एक अनजाने डर ने घेर लिया था। अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। ज्योति जब उसे ऐसे घबराते हुए देखते हैं तो एक टिश्यू पेपर उठाते हुए उसके माथे के पसीने को पोंछते हुए कहती है, आराम से अरु, घबराने की जरूरत नहीं है, देख तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तभी बाहर से शारदा जी की आवाज आती है जो ज्योति से कह रही थी, ज्योति मेहमान आ गए हैं, जल्दी से बाहर आओ, मुझे किचन में तुम्हारी मदद चाहिए। ज्योति अरुणिमा को वहीं बेड पर बिठाकर शारदा जी की मदद करने चली जाती है। कमरे अरुणिमा अकेली बैठी हुई थी और अपनी उंगलियों का आपस में उलझा रही थी। बाहर मेहमान कुछ बात कर रहे थे, लेकिन अरुणिमा के कानों में उनकी आवाज नहीं जा रही थी, पर शायद वह लोग बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। 10 मिनट बाद मिश्री अंदर आती है और कहती है, दीदी बाहर चलिए, सब आपको बाहर बुला रहे हैं। मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके पैर जमीन में जम चुके थे और वह अपनी जगह से हिला भी नहीं चाहती थी। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर का सामना करना था जिसकी उसमें रत्ती भर भी हिम्मत नहीं थी। मिश्री आगे आती है और अरुणिमा को बाजू से पकड़ते हुए उसे खड़ा करती है और कहती है, आराम से दीदी, डरने की जरूरत नहीं है, राजा साहब ने सबसे अच्छे से बात की है और मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छे हैं। अरुणिमा हल्का सा चेहरा हाँ में हिलती है। मिश्री अरुणिमा को लेकर बाहर लिविंग रूम में आती है, जहां पर सब लोग बैठे हुए थे। लिविंग रूम में पहुंचकर अरुणिमा की नज़र सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर गई, जिसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखा। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो कीर्ति नजर आ रही थी।
उसके चेहरे की चमक अलग ही थी और हमेशा की तरह प्रणाली का चेहरा भावहीन था, बिल्कुल अपने भाई की तरह पत्थर है वह भी। सिर्फ हर चीज में फॉर्मेलिटी नजर आती है। अरुणिमा ने उन तीनों को जरूर देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हल्का सा चेहरा घूमकर सामने बैठे कुर्सी पर आस्तिक को देख सके। अरुणिमा ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। ये बात आस्तिक ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था कि अरुणिमा ने सबको देखकर स्माइल दी। बस उसको देखने के समय पर अपना चेहरा नीचे झुका लिया और यह देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। शारदा जी आगे आता है और अरुणिमा को कंधे से पकड़ते हुए आस्तिक के सामने लगे सोफे पर बिठाते हुए कहती है, राजा साहब यह है मेरी बेटी अरुणिमा। आस्तिक ने कहा, मुझे पता है ये कौन है। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2 दिन बाद सगाई है और अगले हफ्ते शादी। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, इसलिए कोई भी फालतू ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बाहरी लोग मुझे पसंद नहीं है, इसलिए शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही होंगे। शारदा की ज्योति और मिश्री तीनों हैरान रह जाती हैं और एक दूसरे को देखते हैं। शारदा जी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे हो सकती है? राजा साहब ये बहुत जल्दी है, हमें थोड़ा समय तो दीजिए। लेकिन आस्तिक ने अपने चेहरे पर गुरूर रखते हुए कहा है, मुझे अपनी बात दोहराने का शौक नहीं है। जाहिर तौर पर आस्तिक धमकी दे रहा था। शारदा जी चुप हो गई और धीरे से अपना चेहरा हाँ में हिलती हैं। प्रणाली जब ये देखी है तो उसे बहुत खुशी होती है। आखिर उसके भाई का पूरा दबदबा ही ऐसा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी उसके सामने अपनी जबान खोलने की। और वही जब उसने अरुणिमा को देखा तो उसे लगा जैसे अरुणिमा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भले ही वह आस्तिक की बीवी बनाकर महल में आएगी, पर प्रणाली अरुणिमा को अपने इशारे पर नचा सकती है। अरुणिमा के घर में सब लोग एक साथ बैठकर शादी की डेट फाइनल कर रहे थे। वो लोग शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आस्तिक ने कहा था कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी, लेकिन फिर भी रस्में कैसे और किस तरीके से होगी, यही सारी बातें मिलकर सब डिसाइड कर रहे थे। वहां पर सब लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ आस्तिक और अरुणिमा ही थे जो वहां होकर भी वहां नहीं थे। अरुणिमा अपने साड़ी के आंचल के कोने को अपने हाथों में लेकर उसे मरोड़ रही थी। उसका दिमाग इस समय किसी दूसरी दुनिया में ही गुम था। वही आस्तिक की सर्द निगाहें इस वक्त अरुणिमा को ही घूर रही थी। वो अरुणिमा की हर एक हरकत आस्तिक ऑब्जर्व कर रहा था। तभी शारदा जी अरुणिमा से बोली, अरु जाओ राजा साहब को अपना कमरा दिखा दो। दरअसल शारदा जी अरुणिमा और आस्तिक को अकेले में बात करने का मौका देना चाहती थी। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी और बोली, वह मेरा कमरा देखकर क्या करेंगे? मेरा कमरा इतना खास भी नहीं है। लेकिन आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, लेकिन मुझे देखना है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते रह गई। वह इतनी आसानी से कैसे मान गया? मतलब इस आदमी को समझना एक मुश्किल पहेली है। वह एक पल में कुछ और रहता है और दूसरे ही पल कुछ और हो जाता है। अरुणिमा धीरे से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी। आस्तिक भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरुणिमा को एहसास हुआ कि वह तो आस्तिक के सीने तक भी नहीं आ रही है। आस्तिक की कद काठी लंबी चौड़ी और सुडौल थी और अरुणिमा उसके सामने चूहिया सी नजर आ रही थी। ये तो वही कहावत हो गई, शेर के मुंह में चूहिया। लिविंग रूम से लेकर कमरे तक पहुंचने में आस्तिक की नज़र 1 मिनट भी अरुणिमा के ऊपर से नहीं हटी। अरुणिमा आस्तिक को लेकर जैसे ही कमरे में पहुंची ही थी कि आस्तिक ने बिना समय गवाए तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई और पलटकर आस्तिक को देखने लगी। वही आस्तिक भी अरुणिमा को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य की मुस्कान थी। अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आया आस्तिक ने दरवाजा क्यों लगा दिया। वह तो अभी भी हैरानी से आस्तिक को देखे ही जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा के पास आने लगा, जिसे कि घबराहट होने लगी। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था उससे उसे घबराहट होने लगी। वही जैसे जैसे आस्तिक के कदम उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे, उसके अंदर की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा के बिल्कुल पास आते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे अरुणिमा के पूरे शरीर में बिजली के झटके लग रहे थे। अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से भर गया था। अरुणिमा अपने डर से पीले पड़े चेहरे के साथ आस्तिक को देख रही थी और आस्तिक की गहरी निगाहें अरुणिमा को सर से लेकर पांव तक निहार रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यह नफरत भी नहीं थी।
अरुणिमा को आस्तिक की निगाहें ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कि वो उसे निगाहों से ही कच्चा खा जाएगा। आस्तिक धीरे धीरे अपने हाथ के अंगूठे को अरुणिमा के होठों पर लाते हुए उसे सहलाने लगा। हालांकि आस्तिक और अरुणिमा की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी अरुणिमा के लिए ये स्पर्श अनकंफर्टेबल था। अरुणिमा घबराहट से 2 कदम पीछे होने लगी, लेकिन आस्तिक बिना किसी वार्निंग के अरुणिमा की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में ले लिया, वही अरुणिमा उसकी बाहों से बाहर निकालने के लिए मचल रही थी। अरुणिमा को इस तरीके से स्ट्रगल करता देख आस्तिक के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह धीरे से अरुणिमा के चेहरे की तरफ झुकने लगा, वही अरुणिमा अपना चेहरा पीछे की तरफ ले जाने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था कि कहीं आस्तिक कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तभी आस्तिक अरुणिमा के कानों के पास आया और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही, और मुझे यकीन है कि तुम साड़ी के बिना भी बहुत खूबसूरत हो। अरुणिमा स्तब्ध खड़ी रह गई। आस्तिक के कहने का मतलब क्या था? वह क्या कहना चाहता था कि वह इस साड़ी के बिना भी खूबसूरत है? इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह क्या बोलना चाह रहा है, वह अपने मन में बोली, नहीं, यह आदमी पूरा पागल है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं माँ को सब बता दूंगी कि इसने कमरे में आने के बाद क्या किया है। मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगी। यह आदमी साइको है। अरुणिमा यही सब सोच रही थी कि तभी आस्तिक ने अचानक से अरुणिमा को अपनी बाहों के घेरे से झटके से आज़ाद कर दिया, जैसे कि वह कोई कचरा हो। अरुणिमा सीधे जमीन पर जा गिरी। आस्तिक जब अरुणिमा को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अरुणिमा उसके जूते के पास गिरी थी, वही आस्तिक उसे इसी तरीके से गिरा हुआ छोड़कर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अरुणिमा फर्श बैठे हुए अपने हाथ के बाल खड़ी हो गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी कमर पर भी चोट लगी थी। अरुणिमा हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। आस्तिक वहां से जा चुका था और अरुणिमा को उससे ये पूछने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। सब लोग जा चुके थे, लेकिन अरुणिमा अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने साड़ी उतार दी थी और अब उसने घर के कपड़े पहने हुए थे। वह बेड पर बैठी थी और अपने हाथों से चूड़ियां उतार रही थी, लेकिन एक एक चूड़ियों हाथों से निकलने के साथ साथ उसे आस्तिक का व्यवहार भी याद आ रहा था। अरुणिमा इस समय बहुत ज्यादा तनाव में थी। वह बस इस समय राजा साहब के बारे में सोच रही थी। उनकी बातें, उनके बात करने का अंदाज, उनकी आभा, उनकी वो खतरनाक पर्सनैलिटी, इन सबको याद करके अरुणिमा ने मन बना लिया था कि वह राजा साहब से शादी नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ उसमें ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपनी माँ से भी जाकर बात करें। अरुणिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ से जाकर इस बारे में कैसे बात करे, वह कैसे बताएं कि आज राजा साहब ने क्या किया है। अरुणिमा परेशान हो गई थी। वह बेड पर बैठी हुई इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। वह बेड से खड़ी होती है और हिम्मत जुटते हुए खुद से बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ से बारे में बात करनी ही होगी। उसके बाद अरुणिमा दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है और सीधे अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अरुणिमा अपनी माँ के कमरे में पहुंची, शारदा जी कमरे में मौजूद नहीं थी। उन्हें वहां न पाकर अरुणिमा परेशान हो जाती है। आखिर इस वक्त शारदा जी कहाँ जा सकती हैं? अरुणिमा परेशान होते हुए नीचे हाल में आते हुए अपनी माँ को तलाश कर रही थी कि तभी उसकी माँ उसे मंदिर के पास खड़ी मिलती है, जो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रही थी। शारदा जी अपनी हाथों को जोड़े हुए भगवान से कह रही थी, बस भगवान जी, जैसे अपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, आगे यूं ही अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखिएगा। मेरी अरुणिमा के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। मेरी आरू इस राज्य की रानी बनेगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि राजा साहब जैसे इंसान ने खुद मेरी ओर से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। मुझे तो आज भी यह सपने जैसा ही लग रहा है, और कभी कभी सोचकर डर लगता है कि अगर राजा साहब ने इस मुश्किल परिस्थिति में हमारा साथ न दिया होता तो आज हम सब सड़क पर होते। उन्होंने न सिर्फ हमारी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस को बचाया है, बल्कि वहां पर काम कर रहे लाखों दुकानदारों को बेरोजगार होने से बचाया है। अरुणिमा अपनी माँ की बातें सुन लेती है। इस वक्त उसके चेहरे मिले जुले भाव थे। अरुणिमा को पता था उसकी माँ के लिए उसकी प्रिंटिंग प्रेस क्या मायने रखती है। उन्होंने किस मुश्किल परिस्थिति में वह छोटी सी प्रेस खोली थी और कितनी मुश्किलों से उसे चला रही थी। अरुणिमा धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
अपने कमरे में पहुंचकर अरुणिमा दरवाजा बंद कर लेती है और तकिया में मुंह छुपाकर रोने लगती है। वो जानती थी कि इसका मतलब यही है कि अब उसके पास इस शादी के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी और अपनी मां को इस तरीके से सड़क पर नहीं आने दे सकती थी। इस मुश्किल परिस्थिति में अरुणिमा को अपने पिता की याद आती है। वह रोते हुए उठकर बैठ जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, पापा, अगर इस वक्त आप हमारे साथ होते तो हमें इन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। न जाने रात के किस पहर अरुणिमा रोते रोते यूं ही सो गई थी। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और चेहरे पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अरुणिमा तो फिर भी सो रही थी, लेकिन वहां महल में आस्तिक की नींद उड़ी हुई थी। वह अपनी मां के कमरे में था। आस्तिक इस वक्त अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा था, जिसमें वह लाल बनारसी साड़ी में और राजसी गहनों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। आस्तिक अपनी मां की तस्वीर को देखा है और बोला, मेरी कठपुतली तैयार है मां, मेरी इशारों पर नाचने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे दर्द देने में जरा भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आस्तिक धीरे धीरे अपनी मां की तस्वीर के पास आने लगता है। उसकी मां लाल बनारसी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसी पल उसके दिमाग में अचानक से अरुणिमा की छवि आ जाती है। जब वह नीले रंग की साड़ी में उसके सामने आई थी, वह धीरे से हाथ बढ़ाकर अपनी मां की साड़ी पर हाथ रखते हुए कहता है, आपको पता है मां, वह भी साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। ये कहते वक्त आस्तिक का चेहरा नर्म और शांत था, लेकिन तभी उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और सख्त और कठोर हो गया। आस्तिक ने जो हाथ अपनी मां की तस्वीर के ऊपर रखा था, अचानक से वह उसी हाथ से अपने गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है। आस्तिक गुस्से में खुद से बोला, यह क्या कर है आस्तिक? तू कैसे उस लड़की के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? वह खूबसूरत नहीं हो सकती है। मैं उसकी तुलना अपनी मां के साथ कैसे कर सकता हूँ? वह उस कमीनी की बेटी है। उसकी बेटी भी उसी की तरह होगी। फिर आस्तिक अपनी मां की तस्वीर को देखने लगा और पागलों की तरह उससे बोला, सॉरी मां, पर मैं क्या करता? उस औरत ने अपनी बेटी को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि कोई भी उसके वश में आ जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल उसके काबू में नहीं आऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा बेटा बनकर ही रहूंगा। और उस लड़की की तो मैं ऐसी हालत करूंगा, सपने में भी अपने आप को आईने में नहीं देख पाएगी। बस माँ, एक हफ्ता और उसके बाद शुरू होगा मेरा असली खेल। रॉयल मैरिज हॉल। आज इस मैरिज हॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। रॉयल सिक्योरिटी ने इस मैरिज हॉल पर ऐसे सिक्योरिटी लगाई हुई थी कि यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और हो भी क्यों ना। शादी सिंघल के राजा साहब की जो है। इस खूबसूरत से मैरिज हॉल में सब लोग आज बहुत ज्यादा बिजी हैं। शारदा जी यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए शादी की तैयारी कर रही थी। मिश्री और ज्योति उनकी मदद कर रही थी। तो वही मैरिज हॉल के एक कमरे में अरुणिमा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। वह ब्यूटिशियन अरुणिमा के बालों में फूलों का गजरा लगाते हुए कहती है, मैडम, आप तो बहुत सुंदर हैं। सच में, मैंने बहुत सारी दुल्हनों को तैयार किया है, लेकिन आप उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। अरुणिमा उस ब्यूटिशियन की बात तो सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त अपने श्रृंगार पर नहीं था, बल्कि 2 दिन पहले जो हुआ उस बात पर था। 2 दिन पहले आस्तिक और अरुणिमा की सगाई थी। जब आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ अंगूठी पहनने के लिए मांगा, तो अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ आस्तिक के हाथों में दे दिया। आस्तिक ने वह अंगूठी इतनी जोर से अरुणिमा की उंगली में पहनाई कि अरुणिमा की उंगली से खून निकल आया, पर किसी को पता ना चले। इस वजह से अरुणिमा ने जल्दी से अपना हाथ अपने दुपट्टे में छुपा लिया। उसका हाथ सूज गया था और उंगली में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। किसी ने यह बात पहचानी हो या ना पहचानी हो, पर आस्तिक इस बात को बहुत अच्छे से पहचान गया था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। ब्यूटिशियन ने अरुणिमा को तैयार करके उसके सर पर शादी का दुपट्टा रख दिया। अरुणिमा सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल मेहरून रंग के इस लहंगे को प्रणाली ने खुद डिजाइन किया था और ये लहंगा राजा साहब की तरफ से दिया गया था। ब्यूटिशियन वहां से जा चुकी थी और अरुणिमा शीशे के सामने अकेले बैठी हुई थी। आज उसकी शादी है, आज वह उस मॉन्स्टर की हो जाएगी। वैसे तो अरुणिमा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली चमक नहीं थी। उसकी मन डर से भरा हुआ था। आखिर शादी के बाद वह उस मॉन्स्टर के चंगुल में रहेगी। पर जो भी हो और उसके साथ जो कुछ भी होगा, वह उसके परिवार की भलाई के लिए होगा। वह अपने परिवार को हर खतरे से बचा कर रहेगी, भले ही इसके लिए उसे आस्तिक जैसे इंसान से शादी ही क्यों ना करनी पड़ रही हो। अरुणिमा का दिल कह रहा था, कुछ बुरा होने वाला है।
लेकिन यह बुरा क्या है? वह जो कुछ भी होगा वह सिर्फ अरुणिमा के साथ होगा। वह इस बुरे प्रभाव को अपने परिवार तक नहीं आने देगी। इतना बड़ा मैरिज हॉल है, लेकिन यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं, क्योंकि यह आस्तिक की पहली शर्त थी कि शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से होगी। ज्योति और मिश्री अरुणिमा के पास आते हैं। अरुणिमा अपने ख्यालों से बाहर आती है। ज्योति कहती है, अरु चलो, पंडित जी तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। अरुणिमा के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ पड़ती है। उसे बाहर जाना है, मंडप में और आस्तिक के साथ शादी की रस्में पूरी करनी है। अरुणिमा के कदम ही नहीं उठ रहे थे। ज्योति और मिश्री ने अरुणिमा को दाएं बाएं से पकड़ा और उसे लेकर धीरे धीरे मंडप की तरफ आने लगे। ज्योति और मिश्री अरुणिमा को लेकर मंडप की तरफ बढ़ रहे थे। अरुणिमा की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसे सामने क्या हो रहा है इस बात का आभास हो गया था। मंडप पर दो सिंहासन की तरह कुर्सियां लगी हुई थी। एक पर आस्तिक बैठा हुआ था, जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, सर पर शाफा और उस पर हीरे का ब्रोच लगा हुआ था। आस्तिक के गले में जो हार था वह असली हीरे के मोतियों का हार था। आस्तिक सच में आज इस दूल्हे के अवतार में बहुत ज्यादा कातिल नजर आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कातिलाना तो उसकी निगाहें थी, जो अरुणिमा को अपनी निगाहों से घूरते हुए ही खून कर रही थी। रुबाब में राजा वाला एटीट्यूड और चेहरे पर वही घमंडी एहसास। आस्तिक उस सिंहासन पर टैक लगाकर ऐसे बैठा हुआ था जैसे शादी नहीं कर रहा हो, एहसान कर रहा हो। मंडप से ही थोड़ी दूरी पर कुर्सियां लगी हुई थी। एक कुर्सी पर पृथ्वी बैठा हुआ था। आज उसने भी हल्के पीच कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। आखिर उसके भाई की शादी थी। वैसे तो पृथ्वी सबसे ज्यादा खुश होता आस्तिक की शादी पर, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी नजर आ रही थी। फिर भी वह अपने भाई की खुशी में खुश होने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्रणाली का कोई खास रिएक्शन नहीं था। उसने लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बड़ी राजकुमारी होने के नाते उसने भी गहने पहने हुए थे, लेकिन उसके गहने बहुत हल्के थे, क्योंकि उसे भारी गहनों का शौक नहीं था। शौक तो इन सब का कीर्ति को था। कीर्ति ने डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। बालों का हेयर स्टाइल बनवाने के लिए स्पेशल हेयर स्टाइलिश बुलाए हुए थे और उसका सर भी डिजाइनर था। इस शादी में सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह थी कीर्ति, क्योंकि उसके भाई की शादी उसकी फ्रेंड से जो हो रही थी। शारदा जी ने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका गोल्डन बॉर्डर था। ज्योति और मिश्री ने भी लहंगा पहना हुआ था, लेकिन सब लोग एक तरफ और अरुणिमा एक तरफ, क्योंकि आज उसकी शादी थी, इसलिए सबसे ज्यादा खूबसूरत अरुणिमा ही लग रही थी। ज्योति और मिश्री अरुणिमा को लेकर मंडप के पास आती है। अरुणिमा के कानों में धीरे धीरे मंत्रों की आवाज आने लगती है। अरुणिमा जैसे ही मंडप के पास पहुंचती है, शारदा जी अरुणिमा के पास आती है और वह उसे ले जाकर आस्तिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठा देती है। लेकिन इस दौरान अरुणिमा ने एक भी बार नजर उठाकर आस्तिक को नहीं देखा था और वहीं दूसरी तरफ आस्तिक की नजरें एक मिनट के लिए भी अरुणिमा के ऊपर से नहीं हटी थी। पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण में लगे हुए थे, लेकिन अरुणिमा की निगाहें कंटिन्यू उस पवित्र अग्नि को निहार रही थी। लेकिन उसे अपने ऊपर आस्तिक के नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। डर और घबराहट के कारण अरुणिमा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक बार नजर उठाकर आस्तिक को देख सके। पंडित जी ने उन दोनों को देखकर कहा, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ चेहरा कर लेते हैं। मिश्री एक थाल में जयमाला लेकर आती है। आस्तिक और अरुणिमा ने एक एक जयमाला अपने हाथों में उठा ली। आस्तिक के लिए बहुत मुश्किल नहीं था अरुणिमा के गले में माला पहनाना, क्योंकि अरुणिमा की हाइट आस्तिक के सीने तक ही आ रही थी। अब बारी थी अरुणिमा के वरमाला पहनाने की। उसने हल्का सा चेहरा उठाकर आस्तिक को देखा। आस्तिक की भूरी आंखें अरुणिमा को ही निहार रही थी। अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ उठाकर आस्तिक को वरमाला पहनानी चाहिए, लेकिन अकड़ की दुकान आस्तिक रायचंद जरा भी नहीं झुका। वह पहाड़ की तरह तनकर खड़ा हुआ था और अरुणिमा के मजे ले रहा था। अरुणिमा के हाथ आस्तिक के गर्दन तक पहुंच ही नहीं रहे थे। सब लोग उन दोनों को देखकर हैरान थे। कीर्ति आगे आती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, भाई क्या कर रहे हो? वैसे भी आपको सारी जिंदगी भाभी के सामने झुककर ही रहना है, थोड़ा सा झुक जाए। कीर्ति की इस मजाक पर सब हंसने लगते हैं।
आस्तिक के चेहरे पर भी एक हल्की सी और तिरछी मुस्कान आ जाती, लेकिन अरुणिमा अब भी आस्तिक को वरमाला पहनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पंडित जी ने आस्तिक से कहा, राजा साहब, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, थोड़ा सा झुक जाइए, कन्या को आसानी होगी वरमाला पहनाने में। आस्तिक ने घूरकर पंडित जी को देखा और कहा, सिंघल की रानी है ये, हमारे साथ सिंहासन पर बैठेगी। आपको नहीं लगता आसान चीज अब इन्हें छोड़ देनी चाहिए? एक छोटी सी वरमाला नहीं संभाल सकती हैं तो राज्य कैसे संभालेगी? अरुणिमा का चेहरा आस्तिक की बात सुनकर नीचे झुक गया था और उसके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। सब लोग वहां पर हैरान थे। आस्तिक के इस जवाब की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी अरुणिमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया है। अरुणिमा हैरानी से नीचे देखती है। यहाँ तक कि सब लोग भी यह सीन देख रहे थे। अरुणिमा को जिसने उठाया हुआ था वह एक 28 साल का लड़का था, जिसने इस समय नेवी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अरुणिमा और उसका पूरा परिवार उस लड़के को वहां देखकर हैरान थे। यहाँ तक कि अरुणिमा भी चौंकते हुए कहती है, रजत तुम। शारदा जी आगे आती है और कहती है, रजत बेटा तुम यहाँ पर। आस्तिक ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें ये सीन देखकर छोटी हो गई थी। यहाँ तक कि सारा राज परिवार भी इस सीन को बहुत हैरानी से देख रहा था। ज्योति आगे आते हुए कहती है, भाई क्या कर रहे हैं, आरू गिर जाएगी। रजत ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, मोटी तू सच में भैंस हो गई है, जल्दी से माला पहना, वरना सच में तू मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। अरुणिमा मुस्कुराते हुए रजत को देखती है और फिर जल्दी से राजा साहब को देखने लगती है, जो अपनी घूरती हुई आंखों से उन दोनों को देख रहे थे। अरुणिमा ने जल्दी से राजा साहब को वरमाला पहनाए और सब लोग ताली बजाने लगे। रजत ने अरुणिमा को नीचे उतारा। अरुणिमा ने रजत को देखा और खुशी जाहिर करते हुए कहा, रजत तुम कब आए और तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? रजत ने भी हैरानी से शारदा माँ को देखा और कहा, हाँ, जैसे मुझे यहाँ से हर खबर मिल रही थी ना। फिर रजत ने राजा साहब को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते राजा साहब। आस्तिक ने हल्की सी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, आपकी तारीफ। शारदा जी आगे आती है और कहती है, राजा साहब ये रजत है, ज्योति का बड़ा भाई, हमारे बच्चे जैसा ही है, पड़ोस में रहता है, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही इसकी नेवी में जॉब लगी है, इसलिए ज्यादातर बाहर रहता है। आस्तिक ने रजत से कहा, देश के लिए काम करते हैं। मिलकर खुशी हुई। रजत ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शादी करवाए, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुहूर्त पर होनी चाहिए। रजत सबके पास आता है। ज्योति रजत को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगते हुए कहती है, भाई आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ आपको वापस आया देखकर। रजत भी ज्योति के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था यहाँ जाकर सबको सरप्राइज दूंगा, पर देखो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। मिश्री भी रजत को गले लगाकर खुश होती है। शारदा जी कहती है, रजत तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं और अरु की शादी का तुम्हें कैसे पता चला? रजत ने कहा, आंटी मैं सबसे पहले घर ही गया था, आपके घर पर रॉयल गार्ड्स को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। वैसे तो वह लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, पर जब उन लोगों ने मुझे यूनिफॉर्म में देखा तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बताया कि आप सब लोग रॉयल मैरिज हॉल आए हैं। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि दरअसल आप लोग यहाँ पर और अरु की शादी करवा रहे हैं। झटका तो बहुत जोर का लगा, लेकिन फिर भी अरु की शादी राजा साहब से हो रही है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरुणिमा अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा रही थी और आस्तिक अरुणिमा को घूरकर देख रहा था। पंडित जी शादी की रस्में पूरी करवा रहे थे। यज्ञ में आहुति देने के बाद पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। आस्तिक और अरुणिमा फेरों के लिए खड़े होते हैं। कीर्ति जल्दी से आती है और उन दोनों का गठबंधन करती है। आस्तिक अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि अरुणिमा अपना हाथ दे सके। अरुणिमा ने पहले आस्तिक के हाथ को देखा। उसका मन कर रहा था कि वह अपने हाथ को किसी समंदर में फेंक दे, लेकिन इस समय ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने धीरे से हाथ उठाकर आस्तिक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अपने हाथ पर अरुणिमा के हाथ महसूस होते ही आस्तीन के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, लेकिन अगले ही पल उसने अरुणिमा के हाथ को कस के पकड़ लिया। अरुणिमा के हाथों में दर्द होने लगा।
वह हैरानी से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे आस्तिक अरुणिमा को सजा दे रहा है। अरुणिमा के मुंह से दर्द से सीसकियां निकल रही थी और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन आस्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह इस तरीके से अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ साथ फेरे ले रहा था। जैसे ही उन दोनों के फेरे पूरे हुए और अब उन्हें आगे की रस्म करने के लिए फिर से मंडप पर बैठना था, तब जाकर आस्तिक ने अरुणिमा के हाथों को छोड़ा। अरुणिमा ने अपना हाथ देखा जो बुरी तरीके से लाल हो रखा था। पंडित जी ने कहा, राजा साहब, अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। उन्होंने मंगलसूत्र पर पानी चढ़ाते हुए कुछ मंत्र उच्चारण किया। उसके बाद आस्तिक ने वह मंगलसूत्र उठाया और अरुणिमा के गले में पहना दिया। अरुणिमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह नजर उठाकर आस्तिक को देख भी नहीं रही थी। आस्तिक को अपने हाथ पर आंसुओं की बूंद महसूस होते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। पंडित जी के कहने पर आस्तिक ने एक चुटकी में सिंदूर उठाया और अरुणिमा की मांग भरने लगा। पर जैसे ही आस्तिक अरुणिमा की मांग तक पहुंचता, तभी वहां पर कान फाड़ देने वाली एक जोर की गूंज सुनाई थी। एक लड़का रॉयल गार्ड्स को मारता हुआ रॉयल हॉल में घुस आया था और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यह शादी नहीं हो सकती, अरुणिमा सिर्फ मेरी है। आस्तिक ने वह आवाज सुनी और बाकी सब ने भी उस आवाज को सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। सब चौंक गए थे, यहाँ तक कि अरुणिमा भी। लेकिन आस्तिक के हाथ सख्त हो गए थे। उसके हाथों में सिंदूर था और वह अरुणिमा की मांग के पास था। अरुणिमा ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा कर पीछे देखा और उस लड़के को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हल्के से स्वर में कहा, विशाल। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने अपने हाथ में लिया हुआ सिंदूर अरुणिमा की मांग में भर दिया। अरुणिमा एक्सप्रेशन लेस होते हुए आस्तिक को देख रही थी, लेकिन आस्तिक की आंखों में इस समय गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और सबके पास आता है। अरुणिमा भी जल्दी से खड़ी होती है और अपनी मां के पास आती है। विशाल अरुणिमा के पास आता है और कहता है, अरुणिमा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने शादी कर ली, एक बार मुझे बताया तक नहीं। कम से कम मुझे इस बारे में बात तो देती। तुम जानती हो ना अरुणिमा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अरुणिमा हैरानी से विशाल की बात सुनती रह जाती है कि तभी विशाल के मुंह पर एक जोरदार घूंसा आता है। विशाल जमीन पर धूल चाटता नजर आ रहा था और सब लोग हैरानी से विशाल को देख रहे थे। विशाल अपना चेहरा उठाकर देखता है तो सामने आस्तिक आग उगलने वाली आंखों से विशाल को देखे जा रहा था। विशाल अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उठता है और कहता है, राजा साहब, आप भले ही राजा हैं, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं। आप मेरे और अरुणिमा के बीच नहीं आ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विशाल की बात सुनकर आस्तिक अपनी खूंखार नजरों से अरुणिमा को घूर कर देखता है। आस्तिक की नजरों की तपिश खुद पर पाकर अरुणिमा के पूरे शरीर में डर की लहर पैदा हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई थी, लेकिन उसने जल्दी से आस्तिक को देखकर ना में अपना चेहरा हिलाया। आस्तिक ने अपनी दमदार आवाज में अरुणिमा से पूछा, क्या ये लड़का जो कह रहा है वह सच है? अरुणिमा की तो आवाज भी गले से बाहर नहीं निकल रही थी। ज्योति जल्दी से आगे आती है और कहती है, नहीं राजा साहब, यह विशाल है, हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है और यह जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है। इसने अरुणिमा को सबके सामने प्रपोज किया था और अरुणिमा ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अरु इससे प्यार नहीं करती है, बल्कि ये दावा करता है कि यह अरु से प्यार करता है। लेकिन विशाल जल्दी से खड़ा होता है और अरुणिमा के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ अरुणिमा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम इन लोगों के डर की वजह से मुझसे कह नहीं पा रही हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये राजा साहब हैं तो अपने घर पर होंगे, ये हमें यूं अलग नहीं कर सकते हैं। आस्तिक ने जब विशाल को अरुणिमा का हाथ थामते हुए देखा तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने एक जोरदार पंच और विशाल के मुंह पर दे मारा। विशाल का पूरा जबड़ा हिल गया और वह जमीन पर धूल चाटता नजर आ रहा था। अरुणिमा ने जब ये देखा तो वह डर जाती है। वह आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, प्लीज उसे मत मारिए। आस्तिक जब अरुणिमा को इस तरीके से विशाल की फिक्र करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। उसे लगता है कि अरुणिमा भी विशाल को पसंद करती है। अरुणिमा बस विशाल को आस्तिक से बचाना चाहती थी,
सिर्फ इंसानियत के नाते वह नहीं चाहती कि आस्तिक के हाथों किसी का खून हो जाए। अरुणिमा जल्दी से विशाल को देखती है और कहती है, विशाल देखो, मेरी शादी हो चुकी है और अब कोई तमाशा मत करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुमने मेरे सामने अपनी फीलिंग जाहिर की और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी को अपने साथ प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। चले जाओ यहाँ से। विशाल, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है। विशाल खड़ा होता है और रोते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, ऐसा मत कहो अरुणिमा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम बस डर से मुझे नहीं कह रही हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम एक बार मुझसे कहेगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। अरुणिमा ने कहा, नहीं विशाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। विशाल रोता हुआ अरुणिमा के पास आने को होता है कि तभी अरुणिमा और विशाल के बीच में आस्तिक आके खड़ा हो जाता है। आस्तिक की वह भयंकर आभा पाकर विशाल 2 कदम पीछे हो जाता है। आस्तिक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, गॉड्स। 1 मिनट के अंदर ही वहां पर रॉयल गॉड्स मौजूद थे। 2 गार्डों ने जल्दी से आकर विशाल को पकड़ लिया। आस्तिक ने गार्ड्स के सीनियर को देखते हुए कहा, यह अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए थे तुम सब? सीनियर गार्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप अपनी नजरें नीचे करके वहां खड़ा था। विशाल सारे गार्डों को चकमा देकर वहां घुस आया था। उसने झाड़ियां के पास एक पत्थर फेंक दिया था, जिससे कि सारे गार्ड सतर्क होकर झाड़ियां के पास ढूंढने लगते हैं और विशाल पीछे के रास्ते अंदर आ जाता है। आस्तिक गुस्से में विशाल को घूरते हुए देखता है और कहता है, तुमने यहाँ आकर मेरी शादी खराब की और अब तुम ये दावा कर रहे हो कि मेरी पत्नी तुमसे प्यार करती है। विशाल पूरी हिम्मत कर रहा था आस्तिक की नजरों से नजरें मिलाने की, लेकिन आस्तिक की डरावनी नजरें विशाल को अंदर तक डरने पर मजबूर कर रही थी। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह विशाल को देखते हुए कहता है, लगता है अब तक तुम अरुणिमा की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, शायद ये देखकर तुम्हें यकीन हो जाए कि अरुणिमा अब सिर्फ मेरी है। आस्तिक अरुणिमा की तरफ मुड़ता है। अरुणिमा आस्तिक को अपनी तरफ आता देख घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल आस्तिक अरुणिमा की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अरुणिमा के दोनों हाथ आस्तिक के सीने पर थे और वह हैरान नजरों से आस्तिक को देखे जा रही थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आस्तिक करने क्या वाला है, और अगले ही पल अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आस्तिक ने सीधे अरुणिमा के होठों को अपने होठों से मिला लिया। आस्तिक अरुणिमा को किस कर रहा था, वह उसके होठों को कंटिन्यू शक कर रहा था और उसे बाइट भी कर रहा था। सब लोग वहां पर भूत बनकर खड़े थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि आस्तिक के परिवार को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। 10 मिनट के जोरदार किस के बाद आस्तिक ने अरुणिमा के होठों को छोड़ा था, जो कि अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे। अरुणिमा की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। वह किसी के साथ नजरें नहीं मिला पा रही थी। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे विशाल के सामने लाकर खड़ा करता है। विशाल भी हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था। वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी उसके सामने क्या हुआ है। आस्तिक ने विशाल को देखते हुए कहा, देखो इसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है और मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, और अभी अभी जो मैंने किया है वह बस ये बात साबित करने के लिए है कि अब यह मेरी है। विशाल बस हैरान नजरों से अरुणिमा की इस आभा को देख रहा था, जिसमें वह लाल शादी के जोड़े में आस्तिक के नाम सुहाग की निशानी पहने उसके सामने खड़ी थी, और सबसे ज्यादा तो उसके होंठ, जिस पर अभी अभी आस्तिक ने अपनी मुहर लगाई थी। विशाल का पूरा चेहरा हताशा से भर गया था। वह अरुणिमा के इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे पीछे करता है और विशाल को देखकर कहता है, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि अब यह मेरी पत्नी है, और मैं अपनी पत्नी के ऊपर किसी की बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना तुमने जो हरकत की है उसके बदले मैं तुम्हें आग की भट्टी में जिंदा जला देता। पर शुक्र करो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी शादी है और अपनी शादी वाले दिन मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता हूँ।
आस्तिक ने अपना एक हाथ उठाकर 2 फिंगर को हवा में लहराया, जिससे आस्तिक के गार्डों को इशारा मिल गया कि विशाल को उठाकर बाहर फेंक दो। आस्तिक के गार्ड ने अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो किया और विशाल को घसीटते हुए मैरिज हॉल से बाहर ले गए। आस्तिक सबको देखता है और कहता है, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। और उसके बाद आस्तिक प्रणाली, कीर्ति और पृथ्वी की तरफ देखते हुए कहता है, गाड़ी में बैठो और महल पहुंचो, तुम्हें अपनी भाभी का स्वागत भी तो करना है। वह तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर आज्ञाकारी बच्चों की तरह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रजत अरुणिमा की मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अरुणिमा की शादी अभी अभी राजा साहब से हुई है और अगर वह इन सब के बीच में कुछ भी बोलेगा तो इसका खामियाजा अरुणिमा को ही भुगतना होगा। सब लोग बेबसी से अरुणिमा को देख रहे थे और अरुणिमा की आंखें जो इस समय आंसुओं से भीगी हुई थी, वह जमीन को घूर रही थी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के कान की तरफ झुकता है और उसके कान में कहता है, जितना रोना है अभी रो लो, क्योंकि आज के बाद इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं होगी। यह आखिरी बार है जब तुम्हारे जहन में किसी और आदमी का नाम आया है। आज के बाद तुम सांस भी लोगी तो सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। इसीलिए जो भी मिलना मिलाना है जल्दी कर लो, क्योंकि एक बार जब तुम मेरे साथ चली जाओगी तो उसके बाद पलटकर नहीं देख पाओगी और फिर मैं तुम्हें असली नरक दिखाऊंगा। आस्तिक के इन शब्दों में धमकी साफ नजर आ रही थी। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी, जो अपनी आंखों में अंगारे लिए अरुणिमा को देखता है और कहता है, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। आस्तिक का जवाब पाकर अरुणिमा भागकर जाती है और सीधे अपनी मां के गले लगती है। शारदा जी भी अरुणिमा को गले लगाए हुए जोर जोर से रोने लगती है। अरुणिमा अपनी मां के गले लगे हुए जोर जोर से रो रही थी। उसने अपनी मां को गले लगे हुए कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे मत भेजो। शारदा जी ने अरुणिमा के सर को सहलाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते हैं अरु, अब वह तुम्हारा घर है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत बहादुर है, वह अपने घर परिवार बहुत अच्छे से संभालेगी। तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनना है। राजा साहब को कभी निराश मत करना, हमेशा उनकी बात मानना। शारदा जी से मिलने के बाद अरुणिमा ज्योति, रजत और मिश्री से भी गले मिलती है। अब तक आस्तिक अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और अरुणिमा के आने का इंतजार कर रहा था। सबसे मिलने के बाद शारदा जी ने अरुणिमा की विदाई कर दी। शारदा जी अरुणिमा को लाकर राजा साहब की गाड़ी में बिठाती है। अरुणिमा आस्तिक के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन उसने अपना चेहरा घुमाकर आस्तिक को नहीं देखा। शारदा जी ने आस्तिक को देखते हुए कहा, राजा साहब, मेरी अरु बहुत मासूम है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसका बचपना समझकर भूल जाएगा। आस्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी पर तिरछी मुस्कान थी और उसने ड्राइवर को देखकर कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते अरुणिमा की गाड़ी उसके परिवार वालों की आंखों से ओझल हो गई। अरुणिमा लगातार अपनी गोद में रखे अपने हाथ को देखे जा रही थी। उसके रोने की आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होती जा रही थी और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। करीब 10 मिनट हो चुके थे। अरुणिमा अभी भी रोए जा रही थी। आस्तिक को अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अरुणिमा को देखा और चिल्लाते हुए कहा, किडनैप नहीं किया है तुम्हारा, शादी करके ले जा रहा हूँ, इसलिए अब रोना बंद करो। अब अगर तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में आए ना तो तुम्हारी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दूंगा। आस्तिक की धमकी इतनी तेज थी कि ड्राइवर भी कांप गया और अरुणिमा का तो पूरा शरीर डर से कांप गया था। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी हिचकी शुरू हो गई। अरुणिमा की हिचकी से आस्तिक और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने अरुणिमा की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अरुणिमा फिर से आस्तिक की डांट नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन हिचकी फिर भी उसके गले से बाहर आ रही थी। आस्तिक ने घूरते हुए अरुणिमा को देखा और कहा, वह लड़का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? और सच बताना, क्योंकि झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। पर अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अरुणिमा ने डरते हुए आस्तिक से कहा, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसने मुझे कई बार प्रपोज भी किया है, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया है। लेकिन फिर भी वह पूरे कॉलेज में सबको यही कहता रहता है कि वह मुझे पसंद करता है, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है।
आस्तिक ने घूरकर अरुणिमा को देखकर कहा, सच कह रही हो? अरुणिमा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। तो आस्तिक कहता है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पता लगाऊंगा, और अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो फिर अपनी सजा के लिए तैयार रहना। रॉयल गॉड्स विशाल को लेकर एक पुराने से खंडहर में जाते हैं और वहां पर विशाल की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। विशाल दर्द से तड़प रहा था, उसके पूरा मुंह कट गया था, उसके हाथ पैरों में कई जगह चोटों के निशान आए थे। रॉयल गार्डों ने विशाल को वहीं पर एक कुर्सी से बांध दिया था। विशाल के शरीर से गिरे हुए खून से वहां का पूरा फर्श लहूलुहान हो गया था। उस खंडहर की आभा इस समय बहुत डरावनी महसूस हो रही थी। वहां पर अक्सर ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती है जो आस्तिक के खिलाफ साजिश रचते हैं। विशाल की इतनी ज्यादा पिटाई से उसका पूरा चेहरा सूज गया था और उसके शरीर पर कई काले और नीले निशान आ गए थे। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जैसे किसी भी पल वह बेहोश हो जाएगा। दो रॉयल गॉड्स विशाल के बगल में खड़े थे और उसे होश में रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर कुछ गॉड्स दरवाजे के पास खड़े थे और कुछ उस जगह की निगरानी कर रहे थे। तभी अचानक से वहां का दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। आस्तिक की वह भयंकर आभा उस जगह को और ज्यादा भयंकर बना रही थी। आस्तिक अभी भी अपनी शादी की शेरवानी में था। आस्तिक किसी शेर की तरह चलते हुए विशाल के पास आता है। एक गार्ड जल्दी से आस्तिक के सामने कुर्सी लाकर रखता है और आस्तिक उस कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठता है, बिल्कुल राजा की तरह। उसके दोनों हाथ सामने की तरफ तने हुए थे और आस्तिक ने बहुत ही शांत स्वर में विशाल को देखकर कहा, अरुणिमा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? विशाल बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए आस्तिक को देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने बहुत मुश्किल से अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, अरुणिमा। उसने सीधे तरीके से कभी मुझसे यह नहीं कहा कि वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वह करती है। जैसे ही विशाल के शब्द पूरे होते हैं, उसके गले पर एक तलवार जाकर लग जाती है, जो एक रॉयल गार्ड ने विशाल के गले पर लगाई थी। विशाल हैरानी से और डर के मारे उस तलवार को देखने लगता है। आस्तिक गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, अगर सच कहोगे तो छोड़ दूंगा और अगर झूठ कहोगे तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सर को तुम्हारी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। विशाल का पूरा चेहरा डर से भर गया था। ये तलवार उसके गले पर लगी हुई थी, मतलब एक और शब्द और विशाल अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उसने आस्तिक को देखा और डरते हुए स्वर में कहा, राजा साहब, आपको लगता है मौत के दरवाजे पर खड़े होकर कोई इंसान झूठ बोल सकता है, वह भी आपसे? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। मेरा फोन देख लीजिए, उसमें आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। आस्तिक ने अपना एक हाथ उठाकर एक गार्ड को इशारा किया। वह गार्ड जल्दी से जाकर विशाल का फोन लेकर आता है। आस्तिक विशाल के फोन की गैलरी ऑन करता है और उसमें देखने लगता है। जैसे जैसे वह गैलरी के फोटोज को स्क्रॉल कर रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आस्तिक ने अपना फोन निकाला और उन फोटोज को अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया। एक बार सारी फोटो ट्रांसफर होने के बाद आस्तिक ने विशाल का फोन दीवार पर दे मारा, जिससे उसका फोन कई टुकड़ों में बिखर गया। आस्तिक ने गुस्से में विशाल को देखते हुए कहा, यह मत समझना कि ये तस्वीर दिखाकर तुम कुछ साबित कर लोगे। विशाल ने अपने होश संभालते हुए कहा, राजा साहब, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। मुझे पता है कि अरुणिमा अब मेरी कभी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बस इतनी ही तसल्ली काफ़ी है कि अरुणिमा के दिल के किसी कोने में मैं बसा हुआ हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसीलिए अरुणिमा ने मेरा प्यार नहीं अपनाया है। और आप राजा है, इसीलिए तो एक बार आपके कहने पर उसने आपसे शादी तक कर ली। आस्तिक वैसे ही अरुणिमा से नफरत करता था और विशाल की इन बातों ने उसकी नफरत की आग में और घी का काम कर दिया। आस्तिक गुस्से में विशाल को देखते हुए चिल्लाता है, स्वप्निल। स्वप्निल रॉयल गार्डन का हेड है। स्वप्निल जल्दी से राजा साहब के पास आता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, जी राजा साहब। आस्तिक विशाल को घूरते हुए देखता है और कहता है, मेरे लिए तुम्हारी वफादारी क्या है? स्वप्निल कहता है, राजा साहब, आप मेरे मालिक हैं, मैंने आपका नमक खाया है। आपके हुक्म पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और आपके एक हुक्म पर मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ। स्वप्निल के ये कहते ही आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह कहता है, अच्छा,
मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। अगर तुम्हारी वफादारी मेरे लिए इतनी है तो मेरे परिवार वालों के लिए कितनी होगी। स्वप्निल ने कहा, राजा साहब, अगर किसी ने आपके परिवार पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। आस्तिक ने कहा, तो यह आदमी अभी तक जिंदा क्यों है, जिसने तुम्हारी रानी साहिबा के बारे में इतनी बकवास की है? क्या तुम्हें लगता है इसे जीने का हक है? स्वप्निल कहता है, जी नहीं राजा साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप महल पहुँचिए, आपके महल पहुँचने से पहले इसकी मरने की खबर पहुँच जाएगी। आस्तिक डेविल स्माइल के साथ विशाल को देखता है, जिसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी, और उसे देखते हुए आस्तिक वैसे ही शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। आस्तिक के जाते ही वहां का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और अब रॉयल गार्डों ने विशाल को चारों तरफ से घेर लिया था। विशाल के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, और जैसे जैसे स्वप्निल विशाल की तरफ बढ़ रहा था, विशाल को पता चल गया था कि उसका अंत आ चुका है। अब वह कुछ भी कर ले, यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। विशाल ने अपने मन में कहा, अरुणिमा, अब मुझे परवाह नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं तो, लेकिन मैंने वह आग लगाई है जो तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देगी। तुम मेरी नहीं हुई, लेकिन तुम अब अपने पति की भी नहीं बनोगी, और सारी जिंदगी तुम्हारा पति तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ता रहेगा। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर राजा साहब से शादी की है ना? तो अब देखो अरुणिमा, तुम सारी जिंदगी अपने पति का प्यार हासिल नहीं कर पाओगी। अलविदा अरुणिमा। और फिर उसके बाद उस खंडहर से कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीखों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। राजमहल। अरुणिमा इस समय आस्तिक के कमरे में थी। इस पूरे कमरे को कीर्ति ने सजाया था। पूरे कमरे की थीम डार्क मैन रूम और रेड में थी, लेकिन यहाँ पर कुछ डरावनी पेंटिंग्स और जानवरों के स्टैचू भी रखे हुए थे, जो इस कमरे को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। किंग साइज बेड को गुलाब के और जैस्मिन के फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अरुणिमा इस समय बेड के एक कोने पर बैठी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उठकर पूरे कमरे में टहल ले। जब से आस्तिक उसे महल लेकर आया है और गृह प्रवेश के बाद प्रणाली उसे आस्तिक के कमरे में लाए है, तब से कोई भी उससे मिलने नहीं आया है और ना ही किसी ने उससे बात की है। अरुणिमा को याद आता है कि जब आस्तिक और वह महल के दरवाजे पर आए थे तो गृह प्रवेश की तैयारी में सब शामिल थे। अरुणिमा के गृह प्रवेश की रस्म प्रणाली ने की थी। पृथ्वी उस समय वहीं मौजूद था, लेकिन जैसे ही अरुणिमा महल के अंदर प्रवेश करती है, पृथ्वी वहां से चला जाता है। आस्तिक अपने गले में पड़ी हुई वरमाला और मोतियों की माला को निकालते हुए कीर्ति को देता है और कहता है, अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ, और जब तक मैं नहीं आता तब तक किसी को कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। कीर्ति हाँ में सर हिलाती है और अरुणिमा को लेकर आस्तिक के कमरे की तरफ चली जाती है। प्रणाली ने सारे नौकरों और सारे सेवकों को शादी का उपहार देकर भेज दिया था, और इस समय महल में सिर्फ गिने चुने नौकर ही थे। कितनी देर से अरुणिमा कमरे में ऐसे ही एक कोने पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घूंघट अभी भी था। अरुणिमा अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और आस्तिक अंदर आता है। इतनी तेज दरवाजा खुलने से अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। घूंघट के अंदर से अरुणिमा आस्तिक को देख पा रही थी। आस्तिक ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से चलता हुआ अरुणिमा के सामने आ जाता है। आस्तिक अरुणिमा के सामने खड़ा था और अरुणिमा ने अपने लहंगे को जोर से पकड़ रखा था। वह घूंघट के अंदर से आस्तिक की डरावनी आंखों को देख पा रही थी। आस्तिक को अरुणिमा का पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके वह गुलाबी होंठ आस्तिक के सामने थे, जिसे देखकर आस्तिक ने अपने हाथों की मुठियां कस ली थी। आस्तिक उन गुलाबी होठों को देखता हुआ अपने मन में कहता है, झूठ, सब झूठ है, तुम भी अपनी माँ की तरह झूठी हो। इस चेहरे की मासूमियत के पीछे छुपकर तुम भी अपना मतलब ही निकालती हो। मैं अब तुम्हारे छलावे में नहीं आऊंगा। तुम्हारी कोई चाल अब मुझे नहीं छल सकती है। आस्तिक की नजरें अरुणिमा के चेहरे पर घूम रही थी, जिसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आस्तिक ने अपनी नजरें अरुणिमा के गले से होते हुए उसके सीने पर डाली, जहां पर अरुणिमा ने अपने हाथों को रखा हुआ था। उसके खूबसूरत हाथ, जिसमें इस समय शादी का चूड़ा था और खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगाई हुई थी। आस्तिक अपने एक हाथ से अरुणिमा का हाथ पकड़ता है। अरुणिमा डर से कांप जाती है और आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक अरुणिमा के हाथों को पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथों से उसकी चूड़ियों को छेड़ते हुए कहता है, क्या मैं पहला आदमी हूँ जो तुम्हें छू रहा है? अरुणिमा इतनी डरी हुई थी कि
उसकी आवाज भी उसके गले में अटकी हुई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अरुणिमा को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास होता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्तिक ने अरुणिमा की चूड़ियों भरी कलाई को अपने हाथ में दबोच रखा था। वह कांच की चूड़ियां टूटकर अरुणिमा की कलाई में चुभने लगती है और वहां से खून निकलने लगता है। अरुणिमा दर्द से करहाने लगती है। आस्तिक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जवाब दो मुझे। अरुणिमा रोते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है और जी कहती है। पर तभी आस्तिक एक जोरदार तमाचा अरुणिमा के गाल पर मारता है। अरुणिमा के होठों के किनारे से खून निकलने लगा था और वह सीधे जाकर उस किंग साइज बेड पर गिरती है। अरुणिमा अपने गालों पर हाथ रखते हुए डरे हुए चेहरे के साथ राजा साहब को देखती है। आस्तिक अपना एक पैर बेड पर रखकर अरुणिमा के ऊपर झुकता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसता हुआ कहता है, झूठ झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। झूठ बोल रही हो कि मैं पहला इंसान हूँ जो तुम्हारे करीब आया है। अरुणिमा ने रोते हुए अपना चेहरा ना में हिलाया और कहा, नहीं राजा साहब, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। आस्तिक अपना फोन निकालता है और गैलरी ओपन करके अरुणिमा के सामने करते हुए कहता है, अगर तुम सच कह रही हो तो इन सबको झूठा कैसे साबित करोगी। अरुणिमा फोन में उस तस्वीर को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इस तस्वीर में अरुणिमा विशाल के गले लगी हुई थी और उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। अरुणिमा ने आस्तिक को देखकर कहा, ये सब झूठ है, ये तस्वीर सच नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैंने कभी विशाल को अपने करीब नहीं आने दिया है। मुझे नहीं पता इस तस्वीर में मैं कैसे आई, लेकिन ये तस्वीर मेरी नहीं है। आस्तिक ने अरुणिमा के बालों को झटके से छोड़ दिया, जिससे अरुणिमा का चेहरा दोबारा से बेड के गद्दे में जा लगता है। आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, मुझे लगा तुम थोड़ी अलग होगी, तुम अपनी माँ की तरह नहीं बनोगी, लेकिन तुमने पहली बार में ही मुझे गलत साबित कर दिया है। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर राजा साहब को देखकर कहती है, राजा साहब, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, पर आप मेरी माँ का नाम नहीं ले सकते हैं। उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बार था जब आस्तिक ने अरुणिमा की थोड़ी सी ऊंची आवाज सुनी थी और उसका जो रहा सब सब्र था वह भी टूट गया। उसने अरुणिमा के बालों को जोर से अपनी मुट्ठियों में कस लिया, जिससे अरुणिमा की एक दर्दनाक चीख निकलती है। आस्तिक अरुणिमा को गुस्से में घूरता हुआ देखता है और कहता है, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो मेरे सामने अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत रखते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों के मुंह बंद करवा देता हूँ। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। अगर आस्तिक उससे इतनी ही नफरत करता है तो फिर क्यों उसने अरुणिमा से शादी की है। अरुणिमा कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही आस्तिक अरुणिमा को कंधे से धकेलकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है, लेकिन आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे थे। वह अरुणिमा के चेहरे को घूरता है और फिर उसके गले को देखते हुए कहता है, रानी साहिबा, गलत बात है। आज शादी हुई है, हमारी सुहागरात है, और आज ही की रात हम दोनों एक दूसरे से उलझ रहे हैं। वैसे उलझना तो हमें चाहिए ही, लेकिन बातों से नहीं बल्कि बॉडी से। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और आस्तिक अपने एक हाथ से अरुणिमा के गालों को छूने लगा। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने जल्दी से नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं राजा साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वह अपने हाथ की 2 उंगलियों को अरुणिमा की गर्दन पर फिराते हुए कहता है, ठीक है, कर लिया यकीन, मान लिया, तुम जो कह रही हो वही सच है। अरुणिमा आस्तिक के छूने से घबरा रही थी। उसका पूरा शरीर इस समय 440 वोल्ट के झटके महसूस कर रहा था। वह जल्दी से अपने शरीर को इधर उधर करते हुए आस्तिक के छूने का विरोध करने लगी। आस्तिक ने जब अरुणिमा को ऐसा करता पाया तो उसका चेहरा गुस्से में भर गया और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अरुणिमा के ब्लाउज को पकड़ा और एक झटके में उसे फाड़ दिया। अरुणिमा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को ढका। उसके रोने की आवाज तेज हो गई थी और वह रोते हुए आस्तिक को देख रही थी, या यूं कहें उसे छोड़ने के लिए दुहाई मांग रही थी। पर आस्तिक ने अपने दूसरे हाथ से अरुणिमा के गालों को दबोचते हुए कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, अगर कोई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो। अरुणिमा के होठों को छोड़ आस्तिक उसके गालों पर और गर्दन पर गहरे निशान बनाने लगा और अरुणिमा की वह तड़पती हुई आवाज उसके कानों को सुकून दे रही थी।
आस्तिक अरुणिमा के ऊपर से उठता है और अपने शेरवानी के बटन खोलते हुए अरुणिमा को देखने लगता है। अरुणिमा किसी बेजान बुढ़िया की तरह उसके सामने बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन आस्तिक के दिमाग में इस समय सिर्फ वही तस्वीर थी जो उसे विशाल ने दिखाई थी। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी उतारते हुए अरुणिमा को देखकर मन में कहा, भले ही मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आखिरी में ही रहूंगा। अरुणिमा की चीख इतनी दर्द भरी थी कि कोई उन्हें सुन लेता तो उसके दिल में भी आस्तिक के लिए नफरत और अरुणिमा के लिए दया भाव पैदा हो जाते। लेकिन अफसोस, आस्तिक का कमरा साउंड प्रूफ था और अरुणिमा की वह दर्दनाक चीखें उस कमरे में ही दबकर रह गई थी। ये कहीं से भी सुहागरात पर जताए जाने वाला प्यार नहीं था, बल्कि आस्तिक के दिल में पनप रही अरुणिमा के लिए नफरत थी, जो वह अरुणिमा के ऊपर निकाल रहा था। सुबह के करीब 4 o'clock बजे आस्तिक ने अरुणिमा को छोड़ा, जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस ले रही थी, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। आस्तिक बेड से खड़ा होता है और अपने कमर पर एक टॉवल को लपेटता है। आस्तिक के हाथों में एक ब्रेसलेट था जो उसे प्रणाली ने गिफ्ट किया था। अब वह ब्रेसलेट उसके हाथों में नहीं था। ये देखकर आस्तिक हैरानी से कहता है, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? कहीं बेड पर तो नहीं है? आस्तिक वापस बेड के पास आता है और अरुणिमा के ऊपर जो चादर थी उसे खींचकर हटा देता है। वह पूरे बेड पर ब्रेसलेट देखने लगता है। उसे उसका ब्रेसलेट तकिए के किनारे पर मिल गया था, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चादर पर वह लाल खून के निशान आस्तिक को हैरान कर रहे थे। उसने अरुणिमा को देखा, जिसके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी खुली हुई आंखों से एकटक सीलिंग को देख रही थी और सांस ले रही थी। अरुणिमा के कानों में आस्तिक की आवाज तो जा रही थी, लेकिन जैसे उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह चेहरा घुमा के आस्तिक को देख सके या उससे कुछ कह सके। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद अरुणिमा ने नहीं की थी। आस्तिक अपनी जगह से उठकर बेड से खड़ा होता है और अरुणिमा की तरफ आता है। वह अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। अरुणिमा हैरान हो जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, लेकिन आस्तिक ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने हाथों में ब्रेसलेट पहनते हुए कहा, अपने कपड़े मेरे बेड से हटाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ एक बिस्तर पर सो सको। अरुणिमा के शरीर पर बस एक पतली सी ब्लैंकेट थी और वह उससे अपने शरीर को ढलते हुए हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। आस्तिक ने क्या कहा कि वह उसके साथ एक बिस्तर पर सोने के लायक नहीं है? आस्तिक वहां से सीधे बाथरूम चला गया और अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को जाता हुआ देखते रह जाती है। अब उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। इतनी देर रोने से उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बस ये पूछना चाहती थी कि अगर आस्तिक उसे इतनी नफरत करता है तो फिर उसने अरुणिमा से शादी क्यों की। 10 मिनट बाद आस्तिक बाथरोब पहनकर वापस कमरे में आता है। अरुणिमा अभी भी वैसे ही फर्श पर बैठी हुई थी और हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक वहां से सीधे क्लासमेट की तरफ जाने के लिए मुड़ता है। तभी अरुणिमा आस्तिक को देखकर कहती है, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आस्तिक के कदम रुक जाते हैं, पर वह अरुणिमा की तरह बिना पलटे ही उसे कहता है, अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब देने का मेरा मूड नहीं है। अरुणिमा ने हताशा के साथ कहा, मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। आप इस तरीके से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया। वह अरुणिमा की तरफ बढ़ता है और अचानक से झुककर अरुणिमा के बालों को अपनी मुट्ठियों में कस लेता है। अरुणिमा के मुंह से एक चीख निकलती है और वह आस्तिक को बेबसी से देखने लगती है। आस्तिक सख्त नजरों से अरुणिमा को घूरता है और वह उससे कहता है, बेइज्जती, तुम्हें पता भी नहीं कि असली बेइज्जती होती क्या है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ रहकर तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। और क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो, जो सिर्फ मेरे इशारे पर नाचेगी। और अगर तुमने यहाँ से जाने का ख्याल भी अपने मन में लाया ना, तो मैं तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ पर तुम चाह के भी उन्हें नहीं ढूंढ पाओगी। अपने परिवार का जिक्र सुनते ही अरुणिमा का चेहरा डर से भर जाता है और आस्तिक को अरुणिमा के चेहरे पर यही डर तो पसंद था। उसने एक झटके से अरुणिमा को छोड़ दिया और सीधे क्लोसेट की तरफ चला गया। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की बातों को सुनती रह गई। उसका दिल बुरी तरह से छल्ली हो गया था। उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन वह जोर जोर से रोना चाहती थी।
अरुणिमा वैसे ही बेड के किनारे पर अपना सर टिकाकर अपनी बुरी किस्मत के बारे में सोच रही थी। 5 मिनट ही हुए थे कि आस्तिक सिंपल ट्राउजर और टी शर्ट में क्लोसेट से बाहर आता है। अरुणिमा की सूनी आंखें बस फर्श को घूर रही थी। तभी उसकी नजरों के सामने आस्तिक के पैर आ जाते हैं। वह घबराकर अपना चेहरा उठाकर आस्तिक को देखती है तो आस्तिक कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, अपनी चीज मेरे बेड से दूर रखना। तुम्हारी जगह यहाँ जमीन में है, तो आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे बेड पर अपने गंदे हाथ मत लगाना। आस्तिक के इस खतरनाक ओरे से अरुणिमा डर जाती है और जल्दी से आस्तिक के बेड से हट जाती है। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अरुणिमा का रहा सहा सब्र भी टूट जाता है और वह अपने घुटनों में सर छुपाकर रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद और अपने साथ हुए घटना को याद करने के बाद अरुणिमा बहुत हिम्मत करके दीवार के सहारे खड़ी होती है। पर अचानक से उसके पेट में इतनी तेज दर्द उठता है कि वह दोबारा जमीन पर गिर जाती है। अरुणिमा फिर से हिम्मत करती है और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। वह अपने बदन पर लिपटी हुई चद्दर को पकड़ते हुए बहुत मुश्किल से ही कमरे के एक कोने में पहुंचती है, जहां पर उसका सूटकेस रखा हुआ था। उसने जल्दी से अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक प्लाजो सूट सलवार का सेट लेकर वह धीरे धीरे कदमों से बाथरूम की तरफ चली जाती है। गर्म पानी का शॉवर लेने के बाद अरुणिमा तैयार होकर वापस कमरे में आती है। कमरे में आकर वह जैसे ही खुद को शीशे के सामने देखती है, उसकी आंखों में रुके हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। उसकी पूरी गर्दन इस समय काले और नील निशानों से भरी हुई थी। उसके हाथों पर काले निशान थी और चूड़ियों के टूटने से जख्म बन गया था। अरुणिमा का वह भीगा हुआ रूप, जो एक दिन पहले दुल्हन की तरह खिल रखा था, वही आज मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके होठों के किनारों से खून निकला हुआ था, जहां से जख्म बन गया था, और आस्तिक के उस थप्पड़ ने अरुणिमा के गालों को सुजा दिया था। अरुणिमा अपने इस रूप से नफरत कर रही थी, और उससे भी ज्यादा वह आस्तिक से नफरत करती रही थी। अरुणिमा का मन कर रहा था कि वह खुद को खत्म कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो राजा साहब इस बात का हिसाब सीधे उसके परिवार से लेंगे। और अरुणिमा अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती है। अरुणिमा ने फर्श की तरफ देखा, जहां पर एक मोटा कालीन बिछा हुआ था। उसने सोफे से एक साइड पिलो लिया और उसे ले जाकर फर्श पर रख दिया और खुद उस फर्श पर लेट गई। उसने अपने शरीर को अपने दुपट्टे से ढक लिया था। आस्तिक का हुक्म था कि अरुणिमा बेड पर नहीं सोएगी। वैसे चाहत तो अरुणिमा को भी अब बेड की नहीं थी, उसे बस सुकून की नींद चाहिए थी। शायद उसे जमीन पर ज्यादा अच्छी नींद आती। एक पल के लिए तो अरुणिमा ने ये भी सोचा कि आस्तिक इस समय गया कहाँ होगा, लेकिन फिर उसे अपने इस विचार को झटक दिया और अपने मन में कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, वो कहाँ गए हैं। मुझे बस एक बात की तसल्ली है कि वह इस समय यहाँ नहीं है। अरुणिमा आज बहुत थक गई थी और उसे सच में बहुत सुकून की नींद चाहिए थी। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और एक अच्छे भविष्य की कल्पना करने लगी और साथ ही साथ यह कहने लगी कि उसकी आंखें अब शायद कभी ना खुले। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक अपनी माँ के कमरे में था और वही पियानो बजा रहा था। आस्तिक का पूरा चेहरा लाल हो रहा था और पसीने से तर था। उसके हाथों की उंगलियों से खून रीस रहा था और सामने उसकी माँ की तस्वीर थी। अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए वह पियानो पर वही खतरनाक धुन बजाए जा रहा था, लेकिन इस बार उसकी तड़प उसके चेहरे पर दिख रही थी। पियानो के बटन टूट चुके थे और उसमें से संगीत की आवाज आनी बंद हो गई थी, लेकिन आस्तिक का खूनी हाथ अभी भी उस पियानो के ऊपर चल रहा था। आस्तिक झटके से खड़ा होता है और तेज कदमों के साथ अपनी माँ की तस्वीर के पास आता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी और उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहा, उसे दर्द हुआ होगा माँ, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर मैंने सोचा कि कम से कम आज तो उसके साथ कुछ भी ना करूं, लेकिन वह लड़की कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं क्या करता माँ, मैंने उसे दर्द देना शुरू कर दिया। उसे कितना दर्द हुआ होगा। वह मेरे सामने रो भी रही थी, पर मैंने खुद को बहरा बना लिया था और ऐसे जताया कि मुझे उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है माँ, जब वह दुल्हन की तरह सज के मेरे सामने आई थी ना, तो एक पल के लिए उसमें मुझे तुम नजर आई थी, लेकिन फिर पता चला कि वो किसी और के साथ रिश्ते में है। नहीं माँ, वह तुम्हारा नाम ऐसे खराब नहीं कर सकती थी। उसे सजा मिलनी जरूरी थी, इसलिए मैंने उसे सजा दी। अब देखना, वह दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी।
वह बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, बिल्कुल एक खिलौने की तरह। और देखना माँ, वह हमारी सारी बातें मान लेगी। आस्तिक किसी पागल साइको की तरह अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रहा था। आस्तिक अपने खून से भरे हाथ से अपनी माँ की तस्वीर पर हाथ फिराते हुए उसे ये सब कह रहा था, जैसे कि सच में उसकी माँ उसकी बातें सुन रही है। आस्तिक की इमेजिनेशन में उसकी माँ हमेशा उसके सामने रहती है और उसकी बातें सुनती है। अरुणिमा उस ठंडे फर्श पर सुकून से सो रही थी। भले ही वह फर्श पत्थर का था, लेकिन उसके लिए यह उसका मुलायम बिस्तर था। उसे बस सुकून की नींद चाहिए थी। जब उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई है, तो वह और किसी से क्या ही शिकायत करेगी। अरुणिमा अपने दुपट्टे को कंबल समझकर उसे ओढ़े हुए सो रही थी और अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी और न ही उसे कोई परवाह थी। तभी अरुणिमा को कुछ ऐसा महसूस होता है, जैसे कि कोई चमड़े की चीज उसके आसपास है, क्योंकि उसे चमड़े की बदबू आ रही थी। जब अरुणिमा से वह बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह हड़बड़ा के उठ जाती है और फर्श पर ही बैठ जाती है। वह अपना चेहरा उठाकर देखती है, तो सामने आस्तिक की भयंकर छवि नजर आती है। आस्तिक इस समय अरुणिमा के बहुत करीब खड़ा हुआ था, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, और उसका जूता अरुणिमा के चेहरे के बहुत पास था, जिससे आस्तिक के चमड़े के जूते की स्मेल अरुणिमा को नींद से जगा देती है। पिछली रात आस्तिक का व्यवहार जैसा था। अरुणिमा आस्तिक को देखकर डर से कांप जाती है और फर्श पर ही बैठे बैठे पीछे खिसकने लगती है। लेकिन आस्तिक अपने पंजों के बल अरुणिमा के सामने बैठता है और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है। यह आदमी क्या चीज है? कल रात तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था और अभी मुस्कुराते हुए फूल बरसा रहा है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख ही रही थी कि आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा के गालों पर अपने हाथ रख दिए। अरुणिमा अचानक से कांप जाती है, लेकिन आस्तिक उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, देखिए रानी साहिबा, मैं जानता हूँ ये जगह आपके लिए नई है और यहाँ के नियमों का पालन करने में आपको समय लगेगा, लेकिन इस महल के कुछ नियम हैं और एक रानी होने के नाते आपको उन्हें मनाना ही होगा। वैसे तो मुझे आपके ज़्यादा देर तक सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रानी को ये शोभा नहीं देता है कि वह इतनी देर तक सोई रहे, क्योंकि आज इस महल में एक रानी के रूप में आपका पहला दिन है। इसीलिए मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आशा करता हूँ कि कल से आप जल्दी उठेगी। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। आस्तिक अपने शब्दों में शहद लपेटकर अरुणिमा से बात कर रहा था। अरुणिमा की लगभग जान गले को अटक गई थी। अगर आस्तिक इतना ही मीठा बनकर उससे बात करेगा, तो अरुणिमा को शुगर हो जाएगी। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते रह जाती है। तो आस्तिक कहता है, जाइए, जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते हुए खड़ी होती है और जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। उसके बाथरूम में जाते ही आस्तिक के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ जाती है और वह अपनी अलमारी के पास जाता है और वहां से कुछ बॉक्स निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद अरुणिमा जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है आस्तिक अभी भी कमरे में है। उसे देखकर अरुणिमा एक बार फिर से डर जाती है, लेकिन आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखता है। वह देखता है कि अरुणिमा ने एक हल्की सी साड़ी पहनी हुई है। तो आस्तिक ने कहा, आप अच्छी लग रही है रानी साहिबा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहने। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक के हाथों को देखती है। उसके हाथों में एक हैंगर पर लाल रंग की बनारसी साड़ी थी, जिस पर सोने के तार से वर्क किया गया था। इतनी भारी साड़ी को देखकर अरुणिमा आस्तिक को देखती है और हिचकिचाते हुए कहती है, ये साड़ी बहुत हैवी है। आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा के पास आता है और अरुणिमा के हाथ में उस साड़ी के हैंगर को पकड़ाते हुए कहता है, भारी साड़ी, भारी गहना, इन सब की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आप दुनिया के सामने एक मामूली सी लड़की बनकर नहीं आएंगी, बल्कि सिंघल की रानी बनकर आएंगी और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी रानी को मामूली समझे। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते रह जाती है, लेकिन आस्तिक के शब्दों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है और जल्दी से बाथरूम चली जाती है। जैसे ही वह बाथरूम से तैयार होकर बाहर आती है, उसकी आभा बिल्कुल अलग सी थी। आज अरुणिमा सिंघल की रानी के रूप में बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। आस्तिक की नजरें तो अरुणिमा के ऊपर जमी हुई थी और उसे इस तरीके से देखता पाकर अरुणिमा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
अरुणिमा के पूरे शरीर में एक कर्ज सा दौड़ पड़ता है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आता है और उसे ड्रेसिंग चेयर पर बैठता है। अरुणिमा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आस्तिक का आज का रवैया कल से बिल्कुल अलग था। आज वह कुछ और ही था। आस्तिक ने सबसे पहले कंसीलर लिया और अपने हाथों में लेते हुए अरुणिमा की गर्दन पर लगाने लगा। अरुणिमा देखती है, आस्तिक अपने दिए हुए दावा को छुपा रहा है। अरुणिमा की आंखें नीची हो जाती है और आस्तिक अरुणिमा के सामने ड्रेसिंग टेबल पर टिककर बैठते हुए कहता है, कुछ दाग दुनिया से छुपा कर रखना पड़ जाए तो इसी में सबकी भलाई है। आप समझ नहीं है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरुणिमा को अच्छे से पता था कि आस्तिक के शब्दों का मतलब क्या है। वह चाहता था कि उसके शरीर पर जितने भी जख्मों के दाग हो, अरुणिमा कभी भी उन्हें दुनिया वालों के सामने न दिखाएं। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। आस्तिक ने खुद अपने हाथों से अरुणिमा के पूरे चेहरे पर कंसीलर लगाकर दाग को छुपाया था और फिर हल्की रंग की लिपस्टिक लेकर अरुणिमा के होठों पर लगा दी। माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां आस्तिक ने खुद अपने हाथों से पहनाता है। आस्तिक जैसे जैसे अरुणिमा का श्रृंगार कर रहा था, अरुणिमा की हैरानी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कल रात उसने आस्तिक का जो रूप देखा था, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आस्तिक से कोई सवाल कर सके। अरुणिमा देख सकती थी कि उसका श्रृंगार करते हुए आस्तिक के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान है। आस्तिक ने अरुणिमा का पूरा श्रृंगार कर दिया और फिर सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसमें से एक चुटकी लेकर अरुणिमा के मांग के बीच में भर दिया। अरुणिमा का श्रृंगार इस एक चुटकी सिंदूर से कितना निखर कर आया था, ये तो सिर्फ आस्तिक ही जानता था। उसका पूरा श्रृंगार एक तरफ और उसके मांग में सिंदूर एक तरफ। अरुणिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आस्तिक ने हल्का सा काजल अरुणिमा की आंख के कोने से निकाला और उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं रानी साहिबा, आपको किसी की नज़र ना लगे। एक काला टीका हमेशा अपने कान के पीछे लगा कर रखा कीजिए। अरुणिमा आस्तिक को हैरानी से बस देखी जा रही थी। अरुणिमा का श्रृंगार करने के बाद आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग चेयर से खड़ा किया और उसे देखते हुए कहा, चलिए बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अगर मेरे भाई बहन आपसे कुछ ऐसा कहें जो आपको पसंद ना आए तो उन्हें बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। आप बड़ी है, उनकी भाभी है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे भाई बहनों को भी वैसे ही बच्चों की तरह प्यार देगी जैसा कि मैंने उनको दिया है। अरुणिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें नीचे कर लूं। आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाता है। आस्तिक और अरुणिमा सीढ़ियों के पास आते हैं। जैसे ही सबको उनके आने का एहसास होता है, सारे नौकर और सेवक खड़े हो जाते हैं और ड्रेसिंग टेबल पर बैठे हुए भी सब लोग खड़े हो जाते हैं। आस्तिक सबको देखकर मुस्कुराता है और फिर अरुणिमा को देखने लगता है, जिसका चेहरा भावहीन था और नजरें नीचे थी। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के पास आता है। वहां पहुंचकर वह अरुणिमा का हाथ छोड़ देता है और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह सबको देखकर इशारा करता है तो सब अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए आस्तिक और अरुणिमा को देखकर कहा, भाई भाभी कंग्रेचुलेशन, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरुणिमा तो पहले से ही कीर्ति से मिली हुई थी, इसीलिए उसका चंचल स्वभाव उसे पता था। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कीर्ति को देखा और आस्तिक ने धीरे से हाँ में अपना चेहरा हिलाया। पृथ्वी ने भी उन दोनों को देखते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन भाई, कंग्रेचुलेशन अरुणिमा। पृथ्वी ने उन दोनों को बधाई तो दी थी, लेकिन उसके शब्दों में हल्का सा भारीपन भी था। प्रणाली ने आस्तिक को देखते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन भाई, और उसके बाद उसका पूरा ध्यान अपने प्लेट की तरफ था। उसने सिर्फ आस्तिक को मुबारकबाद दी थी, अरुणिमा की तरफ तो उसने देखा भी नहीं था। आस्तिक ने सबको देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट शुरू करो। सब लोगों ने अपनी प्लेट सीधी कर ली और नौकरों ने आकर जल्दी से सबकी प्लेट पर नाश्ता परोसना शुरू किया। लेकिन अरुणिमा आस्तिक से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। आस्तिक के एक तरफ पृथ्वी बैठा हुआ था और दूसरी तरफ प्रणाली, और प्रणाली के बाद कीर्ति बैठी हुई थी। वो टेबल बहुत बड़ी थी, कम से कम वहां पर एक साथ 15-20 लोग बैठ सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी टेबल होने के बावजूद भी अरुणिमा को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ बैठे। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वह कीर्ति के साथ वाली चेयर पर बैठ जाए। अरुणिमा वहां से सीधे कीर्ति के पास जाती है। कीर्ति भी अरुणिमा को अपने पास आता देख मुस्कुराने लगती है।
अरुणिमा ने जैसे ही कीर्ति के साथ वाली चेयर पर अपना हाथ रखा, उसके कानों में आस्तिक की सर्द आवाज आती है। तुम्हें वहां बैठने की परमिशन किसने दी है? आस्तिक के इस तरीके से कहने पर सबके हाथ रुक गए थे और सब एक साथ आस्तिक को देखने लगते हैं। अरुणिमा भी डर से एक कदम पीछे हो जाती है और वह भी हैरानी से आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक की शर्त निगाहें अपने ऊपर पाते हुए अरुणिमा कांप जाती है और धीरे से कहती है, मैं कहाँ बैठूं? आस्तिक ने अपने एक हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी जगह वहां नहीं है, बल्कि यहाँ है, यहाँ बैठो। सब लोगों ने आस्तिक के हाथ की इशारे की तरफ देखा और सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यहाँ तक कि अरुणिमा भी नहीं समझ पाई कि आस्तिक क्या कहना चाह रहा है। आस्तिक अरुणिमा को जमीन की तरफ इशारा करता है। अरुणिमा देखती है, वहां पर एक छोटी सी दरी बिछी हुई है और उसके सामने एक पटरा रखा हुआ है, जिसके ऊपर पानी का ग्लास है। सब लोग आस्तिक को हैरानी से देखते रह जाते हैं और अरुणिमा उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस दृश्य को देखकर अरुणिमा की आंखें झलक गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आस्तिक उसे जमीन पर बैठने के लिए कह रहा था। प्रणाली वैसे तो बहुत हैरान हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह आने नहीं दिया था और कीर्ति उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। लेकिन पृथ्वी को गुस्सा आने लगा और उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई, यह आप क्या कर रहे हैं? अरुणिमा आपकी पत्नी है और तुम्हारी भाभी है। आस्तिक का ये सख्त लहजा पृथ्वी के लिए था। पृथ्वी ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया और कहा, आई एम सॉरी भाई, लेकिन आप अरुणिमा के साथ सही नहीं कर रहे हैं। कीर्ति ने भी अपने भाई को देखते हुए धीरे से कहा, भाई, आप भाभी के साथ ऐसा। लेकिन आस्तिक की एक नज़र ही काफी थी उन सबको चुप करवाने के लिए। प्रणाली ने पृथ्वी और कीर्ति को देखते हुए कहा, तुम दोनों क्यों फालतू में अपना मुंह चला रहे हो? ये भाई और अरुणिमा के बीच की बात है। पति पत्नी के बीच बोलने का हमें कोई हक नहीं है। भाई जो कर रहे हैं वह अरुणिमा को पहले से पता होगा, तो क्यों तुम लोग फालतू में उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? कीर्ति, तुम जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, तुम्हें कॉलेज जाना है। और पृथ्वी, तुम्हारे भी अस्पताल से 2 बार फोन आ चुका है, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट केस पेंडिंग है। तुम दोनों के पास इतना काम होते हुए भी तुम दोनों भाई के सामने जबान चला रहे हो। पृथ्वी और कीर्ति चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी प्लेट में देखने लगते हैं। कीर्ति की तो आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन अरुणिमा अभी भी भावहीन सी वहां खड़ी थी। वहां मौजूद हर नौकर और हर सेवक अरुणिमा को देखकर अपने मन में अफसोस जाता रहा था। आस्तिक जब देखता है अरुणिमा अपनी जगह से नहीं उठ रही है, तो वह चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं बैठोगी तो फिर तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा, और तुम कुछ भी खाओगी तो वह तुम्हें खड़े होकर ही खाना पड़ेगा। आस्तिक के इतने तेज चिल्लाने पर अरुणिमा सहम जाती है। उसे पता चल गया था कि उसका पति पूरी तरह से साइको है। वह कभी कुछ बनता है तो कभी कुछ और ही बन जाता है। यहाँ इतने सारे लोग थे, इतने सारे नौकर थे, सेवक थे और उसका परिवार भी यहीं पर था। वह इन सबके सामने और तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीरे कदमों से चलकर उस जगह पर जाती है और नीचे बैठ जाती है। सारे सेवकों की दृष्टि में अरुणिमा के लिए एक दया भावना आ जाती है। वह सब उसे देखकर अफसोस जताने लगते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि आस्तिक के सामने बोलने की हिम्मत तो उसके अपने परिवार की नहीं थी। फिर ये लोग तो नौकर थे। आस्तिक के डाइनिंग टेबल पर जर्मनी से लाए हुए डाइनिंग सेट था और कांच की गिलास में पानी सर्व किया जा रहा था। लेकिन एक सेवक अरुणिमा के पास आते हुए उसके सामने एक स्टील की थाली रखता है और सामने रखे स्टील के गिलास में पानी डाल देता है। अरुणिमा बस उस थाली को देखे जा रही थी, लेकिन पृथ्वी की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपना चेहरा घुमाकर अरुणिमा को देख सके। पर तभी एक नौकर किचन एरिया से अपने हाथ में एक बाउल लेकर आता है और वह सीधे अरुणिमा के सामने आकर उस बाउल में से कुछ निकालकर अरुणिमा की थाली में रखता है। अरुणिमा जब उस चीज को देखती है तो उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है और वहां पर एक अजीब सी बदबू आने लगती है। सब लोग अपनी नाक पर हाथ रखकर हैरानी से अरुणिमा की तरफ देखते हैं और उसकी थाली में रखी हुई चीज को देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अरुणिमा का पूरा चेहरा घिन से भर गया था। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा और वहां से सीधे बाथरूम की तरफ भाग गई। कीर्ति ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए एक गिलास पानी पिया और उसके बाद आस्तिक को देखकर कहा, भाई ये क्या है? अरुणिमा शाकाहारी है, आपने उसके सामने चिकन कैसे रखवा दिया?
तो कहानी ख़त्म हो गई है और हमेशा की तरह वही कहूँगी कि कमेंट कीजिए और बताइए आपको कहानी कैसी लगी है। आस्तिक अरुणिमा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप मुझे कहानी में बताइए, कमेंट में बताइए, ताकि मैं इसी के हिसाब से आपको और अच्छे तरीके से कहानी को प्रेजेंट कर सकूँ। कहानी सुनना अलग बात है, लेकिन देखिए एपिसोड तो मैं देती हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं थोड़ा रुक कर ही सही, लेकिन मैं एपिसोड देती हूँ। मैंने अपनी तरफ से आपको एक अच्छा एपिसोड प्रेजेंट किया, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कमेंट में एक अच्छा फीडबैक नहीं मिला। तो मैंने मेहनत की लेकिन आपने नहीं की, लेकिन मेरी मेहनत का फिर जो रियल चीज़ है वो आपका कमेंट ही तो है। अच्छा बुरा कुछ भी है, पर कमेंट तो कीजिए। बाद में देखी जाएगी कि यार कि कितने मेरे हेटर्स हैं, वो बाद में देखे जाएंगे। पहले फैंस तो बने, या फैंस ही नहीं बन रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए, कमेंट किया कीजिए यार। नाइस स्टोरी इतना ही कमेंट किया कीजिए, या एक हार्ट दे दिया कीजिए प्लीज़।